तो यहाँ तक हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। अब खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है 2 नंबर वाले मार्क्स से, ठीक है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 नंबर मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहता है उसको संस्कृत में ही लिखना होता है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको उसमें से किसी भी 5 क्वेश्चन को लिखना है। लेकिन हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और संभावित है कि इसी 20 में से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 6 माही एग्ज़ाम में टकराएगा। ये 100% गारंटी है, ठीक। आगे देखिए कि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लाया है उसका आंसर भी साथ में लाया हूँ कि किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, संस्कृत में लिखना है तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अवंती राजपुत्री का आसित, मतलब कि अवंती राजपुत्री कौन थी। तो अवंती राजपुत्री कौन थी? वासवदत्ता। तो यहाँ का के जगह पर बस यहाँ अगल बगल में जो भी है उसको जैसे के तैसे लिखेंगे। आप ध्यान से समझिए कि 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर किस तरह से तैयार करेंगे। अगल बगल में जो भी है जैसे के तैसे लिख देंगे। जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा बस उस क्वेश्चन के जगह पर उसका आंसर लिख देंगे, हमारा एक वाक्य का तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है अवंती राजपुत्री का, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? का मतलब कौन, आश्रित मतलब थी। तो यहाँ अवंती राजपुत्री का, अवंती राजपुत्री का के जगह पर हम आंसर देंगे। कौन थी अवंती राजपुत्री? तो बस वासवदत्ता थी, तो यहाँ पर का के जगह पर वासवदत्ता लिख दीजिए, वासवदत्ता। उसके आगे आसित है तो आसित लगा दीजिए। हमारा एक वाक्य में आंसर तैयार हो गया कि अवंती राजपुत्री वासवदत्ता आसित, संस्कृत में तैयार हो गया। तो इस तरह से तैयार करना है आपको। जो भी क्वेश्चन आसान लगे 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, आधा क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि आंसर किस तरह से लिखना है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मूसिका की न गृहीता, यानी कि मूसिका किसके द्वारा ग्रहित कर लिया जाता है, यानी पकड़ लिया जाता है। तो कौन पकड़ा था मूसिका को? सेन। तो की न पूछ रहा है, की न किसके द्वारा? तो कीन के जगह पर सेन लिख देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए मूसिका का मूसिका, कीना की जगह पर सेन और गृहीता का गृहीता। तो हो गया हमारा एक वाक्य में आंसर तैयार कि मूसिका सेनेन गृहीता, कि मूसिका सेन यानी बाज के द्वारा पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, कह त्रैलोक्य दीप आसित, कि कौन तीनों लोकों का दीप है। तो कौन है तीनों लोकों का दीप? कौन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? कौन तीनों लोकों का दीप है। तो कौन की जगह पर आंसर दे दीजिए। कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य त्रैलोक्य दीप आसित, सॉरी अस्ति, अभी भी है ना, वर्तमान में भी है और हमेशा रहेगा। त्रैलोक्य दीप आसित, जैसे कहते हैं से जब सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे दिए और बाकी अगल बगल में जैसे का तैसे लिख दिए, हमारा आंसर तैयार होगा। तो इस तरह से 2 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिखना है। इस तरह से हमें संस्कृत में आंसर बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बस छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर होगा, ये नहीं कि लंबा लंबा लिखना है। छोटा लिखेंगे तो सर क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मैंने भी इसी तरह लिख के लाया था, ठीक है। मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, नहीं व्याकरण पढ़ाया मुझे कोई और ना ही बुक पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने दम पर 91% स्कोर किया था, सिर्फ अपने दम पर संस्कृत पढ़ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मचारी कुतः आगत, यानी ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी ये 2 नंबर का 20 क्वेश्चन यहाँ पर लाया है, वो 20 के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से 8 तक के ही क्वेश्चन, लेकिन 20 के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अभी 3 दिन अभी आपके पास है संस्कृत के एग्ज़ाम के, तो अभी उसमें ही नीमन से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। फिक्स हम कह रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसी में से 5 क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, बिल्कुल कि बिल्कुल टकरा जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी कुतः आगत है। कुतः मतलब कहाँ से, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। तो ब्रह्मचारी राजगृहतः आगत है, यानी ब्रह्मचारी राजगृह से आया था। केन पंचपित्रः सन्ति, अगला क्वेश्चन है कि केन पंचपित्रः सन्ति, कि केन मतलब कौन, पंचपित्रः सन्ति माने 5 पिता होते हैं। कौन 5 पिता होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कौन। तो कौन की जगह पर लिख देंगे आंसर, बाकी जैसे कहते हैं लिख देंगे। तो कौन कौन होता है? जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, ये 5 पिता होते हैं। उसके बाद लिखेंगे इति पंचपित्रः, तो पंचपित्रः सन्ति, हो गया हमारा आंसर तैयार कि जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, ये सभी 5 पिता होते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि वायु शोध कर्मणि केन प्रवृत्ता, कि वायु को शुद्ध करने का प्रवृत्ति किसका है, माने काम किसका है। तो वायु शोध
कर्मणि प्रवृत्ता वृक्षा प्रवृत्ता, यानी कि वृक्ष का यह प्रवृत्ति है कि वह वायु को शुद्ध करता है। तो देखिए वायु शोध कर्मणि को वायु शोध कर्मणि जैसे कहते ऐसे लिख दिए, प्रवृत्ता को प्रवृत्ता जैसे कहते ऐसे लिख दिए। बस यहाँ की जगह यानी कि कौन के जगह पर वृक्षा लिख दिए, हमारा आंसर तैयार हो गया है। इस तरह से हमें आंसर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि कह क्षेम करह स्यात्, माने कि क्या सबसे उचित होता है। तो अल्पारंभ क्षेम करह स्यात्, अल्पारंभ सबसे उचित होता है। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, इसका हम PDF भेज देंगे और इस क्लास के माध्यम से ही आप समझिए इस क्वेश्चन को, और जब भेजेंगे तो उसको लिख लीजिएगा या आप PDF में ही अपना पढ़ लीजिएगा, जो जिस तरह से भी आपका मन हो कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किम सर्वत्र वर्जयते, माने कि क्या सभी जगह वर्ज है, मना है। तो अति सर्वत्र वर्जयते, माने कि अति यानी कि एक हद से ज़्यादा हो जाना कहीं पर भी वर्ज माना जाता है, माने कि वैलिड नहीं माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। वर्षा काले कि स्वदेशान यान्ति, मतलब कि वर्षा काल में कौन स्वदेश लौटते हैं, यान्ति माने आते हैं। तो वर्षा काले प्रवासी न स्वदेशान यान्ति, वर्षा काल में प्रवासी जो होते हैं यानी कि अपने प्रदेश को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में गए होते हैं, वो अपने देश स्वदेश लौटते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति, कि वर्षा का नया जल, जो वर्षा का नया जल आया है आकाश से, वो कैसा दिखाई देता है, कैसा उसका प्रवृत्ति है। तो वर्षासु नवम जलम पर्वत धातु ताम्रम भवति, वर्षा का नया जल पर्वत धातु से निकले हुए ताम्र यानी कि चमकीला वस्तु धातु की तरह प्रतीत होता है, जैसे चमक हो उसमें। आप देखते ही होंगे कि जैसे बारिश होता है और उस पर थोड़ा भी धूप पड़ेगा तो लगता है जैसे कि पीला पीला टाइप के चमक रहा है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि मयूरैः सह केन दन्ति, माने कि मयूरों के संग कौन नाच रहा था। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था, तो कौन नाचा था, गज। तो लिख देंगे मयूरैः सह का सह गजेंद्राः नदन्ति, मयूरों के साथ गजेंद्राः, गजेंद्र मतलब कि हाथी नाच रहे थे। आगे है कीदृशम आम्रफलम भूमौ पतति, मतलब कि कब, कीदृशम का मतलब कि कब, आम्रफल माने कि आम, भूमि पतति माने कि भूमि पर गिरता है, कीदृशम आम्रफलम भूमौ पतति, किस तरह का, माने कि आम जो है किस रंग का, किस वर्ण का भूमि पर गिरता है। तो अनेक वर्ण आम्रफलम भूमौ पतति, अनेक वर्ण का, कोई पीला है तो कोई हरा है, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के फल यानी कि आम के फल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। मृच्छक कटिकस्य रचनाकारः कः, यानी कि मृच्छक कटिक का रचनाकार कौन है। तो मृच्छक कटिकस्य रचनाकारः क्षुद्रकः, मृच्छक कटिक के रचनाकार क्षुद्रक जी हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि वसंत सेना का आसीत, वसंत सेना कौन थी। तो वसंत सेना गणिका अस्ति, वसंत सेना गणिका थी। अगला क्वेश्चन है कि काम उभयतः बिहार राज्यम स्थितम विद्यते, माने कि किसके दोनों बगल बिहार राज्य बसा हुआ है। तो गंगाम उभयतः, गंगा के दोनों बगल बिहार राज्य स्थितम विद्यते, यानी कि बीचों बीच से गंगा निकला है और उसके अगल बगल में दोनों बगल बिहार राज्य बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जीवनस्य कति पुरुषार्था सन्ति, कि जीवन के कितने पुरुषार्थ है। तो जीवनस्य चतुः पुरुषार्था सन्ति, अर्थ कर्म धर्म मोक्ष। अगला क्वेश्चन है कि गार्गी वाचकन्वी का आसीत, कि गार्गी वाचकन्वी कौन थी। तो गार्गी वाचकन्वी शास्त्र कुशला आसीत, गार्गी वाचकन्वी शास्त्र कुशला थी। अगला क्वेश्चन है कि कस्य विभाति काय, माने कि कौन करुणा परानाम विभाति काय। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिनकर किम करोति, दिनकर क्या करते हैं। दिनकर एक पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, तो क्या करते हैं। तो पद्माकर दिनकर विकची करोति, वो विकची यानी कि अंधकार को हटाते हैं और विकची लाते हैं, यानी कि हर जगह पर प्रकाश लाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है और मेरे द्वारा 2 मार्क्स के लिए लाया गया सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो कि मैंने लाया था। कह रहा कि कह पापा निवारयति सन्मित्रम पापा निवारयति, जो सच्चा मित्र होता है वह पाप का निवारण करता है। तो इस तरह से 2 मार्क्स का जो 2 मार्क्स का जो हमने क्वेश्चन लाया था 20 वह समाप्त होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से 8 तक के, आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न में। तो
2 नंबर मार्क्स के बाद हमें प्राप्त होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करें। यानी कि यहाँ पर 10 पद दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 5 का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है, इसके लिए मैंने पूरा एक वाक्य ही बना दिया है। आइए इसको समझते हैं। जैसे पहला पद है इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, तो मैंने इससे संबंधित एक वाक्य बना दिया जिसमें इदानीम को प्रयोग किया है। तो पहला वाक्य बना दिया है इदानीम से कि इदानीम अहम विद्यालये अस्मि, मतलब कि इस समय मैं विद्यालय में हूँ। उसके बाद है शनैः शनैः। ये सब जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। शनैः शनैः मतलब होता है धीरे धीरे, तो इससे संबंधित एक वाक्य बना दिया संस्कृत में कि कछपः शनैः शनैः चलति, यानी कि कछप यानी कि कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है। अगला सर्वत्र है, तो सर्वत्र से संबंधित एक वाक्य बना दिया कि अति सर्वत्र वर्जयते। आपकी किताब में भी है कि अति सर्वत्र वर्जयते, कि एक हद से ज़्यादा हर जगह पर वर्ज होता है। अगला है कि सह, तो सह का उपयोग किए हैं एक वाक्य में। बस जो पद दिया हुआ है उस पद का उपयोग कर देना है एक वाक्य में, आपका वाक्य बन जाएगा। 10 दिया रहेगा, आपको किन्हीं 5 का ही आंसर देना है। तो हमने यहाँ पर 10 का आंसर दिया है, आप 5 को ही आंसर दीजिएगा, लेकिन हमने 10 को दिया है, ठीक है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, यहाँ पर हम एक वाक्य बना दिए सह से संबंधित, हो गया हमारा आंसर, 1 नंबर मिलेगा यहाँ से। अगला है अनेकाः मयूराः नृत्यन्ति। पद देख लेते हैं। अगला पद था नृत्यन्ति। नृत्यन्ति से संबंधित एक यहाँ पर वाक्य बना है कि अनेकाः मयूराः नृत्यन्ति, माने कि अनेकों मोर नाचते हैं। अगला है कुतः, मतलब कि कहाँ। तो इससे संबंधित वाक्य है कि ब्रह्मचारी कुतः आगच्छति, मतलब कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था। इसके बाद है अगला पिबन्ति। पद पिबन्ति है, तो इससे संबंधित एक वाक्य बनाएंगे। देखिए, बालकाः जलम पिबन्ति, मतलब कि बालक लोग जल पीते हैं। अगला पद है पिबन्ति के बाद अधुना अद्य भ्रमरः। सबको देख लीजिए क्या है, अधुना अद्य भ्रमरः, जिससे संबंधित वाक्य है। अधुना से संबंधित अधुना त्वं किं करोसि, मतलब कि आप जो भी वाक्य बनाइएगा अपने मन से, बस उस पद को उस वाक्य में फिट कर देना है। कहीं जगह पर कहीं पर भी फिट कर देना है। और एक सार्थक वाक्य होना चाहिए, ये नहीं कि निरर्थक वाक्य कोई भी वाक्य बना दिए और कहीं पर भी फिट कर दिए, ये नहीं, एक सार्थक होना चाहिए। जैसे अधुना था, तो हम इन्हें यहाँ पर लिखा है अधुना त्वं किं करोसि, मतलब कि अधुना मतलब होता है अब तुम क्या करोगे। अगला बात है कि अद्य, तो अद्य सोमवारः अस्ति, मतलब कि अद्य मतलब होता है आज, तो आज सोमवार है, इस टाइप से लिख दिए हैं। अगला है कि भ्रमराः पुष्पे गुंजन्ति, मतलब कि भ्रमरा पुष्प पर गुंजते हैं, मतलब कि वही जो उसके चारों बगल भिन भिन आते हैं, उस टाइप से, ठीक है। तो लिखित प्रश्न में सबसे पहले हमें मिला है क्या, 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कि पद दिया हुआ था 10, उसमें से किन्हीं 5 पद को लेकर के इस तरह से वाक्य बनाना था, जो कि हमने बनाया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद की संस्कृत अथवा हिंदी में प्रसंग व्याख्या करें। यही जिसका हम बात कर रहे थे कि 5 नंबर में 7 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 7 नंबर में, 5 नंबर में नहीं, 7 नंबर में। यानी कि आपको 2 इस तरह से श्लोक दिया रहेगा, उसका हिंदी लिखना है, उसका प्रसंग व्याख्या करना है कि यह क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 की जगह पर 4 दिया है। कितने, 4, और चारों का आंसर भी दिया है, ताकि आप उसको तैयार कर लें। और इसी 4 में से मैं कह रहा हूँ आपको कि कल 24 तारीख के एग्ज़ाम में पक्का कम से कम एक न एक टकरा ही जाएगा चारों में से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको छाँट करके लिखा है, तो यकीन मानिए कि इस चारों में से कोई एक आ जाएगा। पहला श्लोक है श्रुतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन्तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्रणाम परोपकारनेन तु चंदनेन। मतलब एक बार और समझिए इसको। श्रुतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन्तु कंगनेन विभाति कायः करुणा प्रणाम परोपकारहिन्तु चंदनेन। इसका सरल अर्थ क्या हो जाएगा वो देखिए। प्रस्तुत व्याख्येय श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ भाग 2 से संग्रहित है। इस श्लोक के रचयिता महाकवि भर्तृहरि है।
किस तरह से लिखना है, पहले आपको थोड़ा इसका बारे इस जो ये जो श्लोक है इसके बारे में परिचय देना है कि ये श्लोक कहाँ से आया है, ठीक है, उस टाइप से लिखना है ताकि हमारा आंसर जो है थोड़ा बड़ा बन पाए, क्योंकि 7 नंबर का बात है। इसके द्वारा विरचित नीति शतक से इस श्लोक में परोपकार पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कान शास्त्रों से सुनने से न कि कुंडल नामक आभूषण धारण करने से, मतलब कि कान का जो खूबसूरती है वह अच्छी अच्छी बातों को सुनने से है, न कि शास्त्रों को सुनने से है, न कि कुंडल यानी कि सोने का आभूषण पहनने से है, हाथ दान करने से, न कि कंगन से, यानी कि हाथ का खूबसूरती इसमें है कि उसमें उससे हाथ से दान किया जाए, न कि कंगन और मेहंदी चढ़ाया जाए, तथा दयालु पुरुषों का शरीर परोपकार से न कि चंदन लगाने से सुशोभित होता है। यानी कि जो दयालु पुरुष होते हैं, परोपकारी पुरुष होते हैं, उनका शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, नहीं कि चंदन लगाने से। प्रस्तुत श्लोक का अनुकरण मनुष्य यदि जीवन में करे तो निश्चित रूप से संसार का कल्याण होगा। शिक्षाप्रद श्लोक मानव जीवन के लिए अमृत के समान है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका आंसर लिखें हिंदी में ही लिखना होता है, हिंदी में लिखें तो हमें आराम से 7 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। अब हमने इसका आंसर लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी याद रहेगा इससे संबंधित वहाँ पर लिख दीजिएगा। खुद कुछ अपना से बना करके लिख दीजिएगा, ही नहीं कि सेम टू सेम छाप कर आना है। उसी तरह दूसरा श्लोक है, रजः प्रशान्तः स हि मोद्य वायुर्निदागदोष प्रसरः प्रशान्तः स्थितिता हि यत्र वसुधा दीपानं प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। मतलब कि ये जो श्लोक है वर्षावर्णम पाठ से लिया गया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। प्रस्तुत व्याख्या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक कौस्तुभ भाग 2 के वर्षावर्णम पाठ से ली गई है। यानी कि इस प्रकार से पहले उसके बारे में थोड़ा बताना है उस श्लोक के बारे में, ताकि हमारा जो वाक्य है थोड़ा लंबा हो जाए और सही भी रहे। ये बता दिए हैं तो ये सार्थक शब्द है, सार्थक वाक्य है, ये तो सही भी है। ये नहीं कि निरर्थक कुछ भी बता देना है अपने वाक्य को बड़ा करने के लिए। यह श्लोक वाल्मीकि विरचित, मतलब कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का है। इसमें आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है। कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु में धूल कण शांत हो गई है, हवा में शीतलता आ गई है, गर्मी का फैलाव शांत हो गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो धूल कण धरती के तले बैठ जाता है, शीतलता आ जाता है हवा में। राजाओं की युद्ध शांत हो गई है, यानी कि राजा अपने युद्ध को छोड़ करके अपने स्वदेश लौट रहे हैं कि बारिश के मौसम में लड़ाई झगड़ा सब शांत करके, संधि करके सब अपने अपने स्वदेश लौट रहे हैं। प्रवासी लोग अपने घर को जा रहे हैं। कवि वाल्मीकि ने वर्षा वर्णन के अंतराल में वर्षा का चित्रण, गर्मी का दुस्सहस्य होना, मयूरों का आनंद विभोर होकर नाचना, इन सब का तन्मयता से वर्णन किया है। यानी कि वो बताते हैं और भी बात कि वर्षा के काल में वन में मयूर नाचते हैं, हाथी चिंघारते हैं, तो इस तरह से लगता है कि वन से मंगल ध्वनि की आवाज़ आ रही है। अगला हम तीसरा श्लोक को देखते हैं इस प्रकार से। जो तीसरा श्लोक है कि क्वचित प्रकाशम नवः प्रकीर्णा मधुरम विभाति, क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महावनस्य। इसका अर्थ समझिए। यह श्लोक वर्षावर्णम पाठ अंतर्गत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 17वां श्लोक है। इसमें आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। आइए अब इसका हिंदी समझिए कि क्या कहना चाहता है ये श्लोक। कवि का कथन है कि वर्षा ऋतु में कहीं पर प्रकाश उजाला है और कहीं पर अप्रकाश अर्थात अंधेरा है। यानी कि बारिश के समय में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा उजाला होता है, प्रकाश, बादल जो है साफ दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं पूरा अंधेरा छाया रहता है। आकाश जिसमें सर्वत्र बादल फैले हुए हैं, शोभा दे रहे हैं। कहीं कहीं पर शांत महासागर जैसा पर्वतों से घिरे रूप को देखा जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है आकाश में जैसा कि प्रशांत महासागर हो। आगे देखिए कि वर्षा ऋतु में यह दृश्य तो दिखाई ही देता है कि जिस ओर का आकाश काले बादलों से घिरा है वहाँ अंधेरा होता है, तथा इसके विपरीत जिस ओर आकाश बादलों से रहित होता है, यानी बादल जहाँ नहीं रहते हैं वहाँ उजाला होता है। समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु में ऐसे हो जाता है।
जैसे कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो। ऐसे लगता है यद्यपि पर्वत वहाँ नहीं होते, तथापि काले बादलों के कारण ऐसा प्रतीत होता है। लगता है कि आकाश में ही सागर महासागर आ गया हो, लेकिन ऐसा सही में नहीं होता है, वह काले बादल के कारण प्रतीत होता है। वर्षा की यह प्राकृतिक रमणीय अवलोकनीय है। श्रावण व भाद्रपद महीने वर्षा ऋतु के हैं, यानी कि सावन और भादो को वर्षा ऋतु का महीना माना गया है। इस प्रकार से अगला श्लोक है हमारा चौथा और लास्ट श्लोक जो कि हमने दिया था, और इसी में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, ये श्लोक है कि भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमयी नवाम्बुदुर्विलम्बिनो घनाः अनुदता सत्पुरुषा समृद्धिवी स्वभाव एवैसा परोपकारिणाम। इसका अर्थ समझिए। कह रहा कि प्रस्तुत व्याख्यान श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के परोपकार पाठ से है, यानी कि परोपकार पाठ जो कि भर्तृहरि जी लिखे हैं, नीति शतक से लिया गया है, उससे संबंधित है। ठीक है, यह पाठ भर्तृहरि रचित प्रसिद्ध नीति शतक से संकलित है। इस पाठ में परोपकार पद्धति के सभी श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि फल के उत्पन्न होने पर वृक्ष झुक जाते हैं, यानी कि जब वृक्ष फल देने लगते हैं तो फल के दबाव से, फल के भार से वृक्ष नीचे धरती की ओर झुक जाते हैं। मेघ में जल भर जाने पर निकट दिखाई देने लगते हैं। जब वैसा बादल जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और पर्वत से टकरा करके बारिश कराते हैं। उसी प्रकार समृद्धि में सत्पुरुष विनम्र होते हैं, ऐसा स्वभाव परोपकारी का ही होता है। यानी कि जब उसी प्रकार कोई मानव जब समृद्धि में आ जाता है तो वह विनम्र हो जाता है। यही स्वभाव है एक परोपकारी व्यक्ति का। इस प्रकार से जो श्लोक यानी व्याख्या करने वाला क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखे। यानी कि आपके पास 5 टॉपिक है, इसमें से किसी भी एक टॉपिक को चुनिए और निबंध लिखिए आप 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये 5 टॉपिक पर निबंध लिखा है, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, पहला संस्कृत भाषा या महत्व, मतलब कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो किस प्रकार से लिखेंगे, एकदम छोटा छोटा सा वाक्य बनाइए, सरल वाक्य बनाइए जो आपको समझ में आता हो। ये नहीं कि भारी भारी वाक्य बनाना है 12th क्लास में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है, इससे संबंधित 7 वाक्य, कितना 7 वाक्य बनाइए, बहुत है। वाक्य है कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राचीना भाषा अस्ति, मतलब कि संस्कृत भाषा भारत का प्राचीन भाषा है। दूसरा वाक्य अस्याः भाषायाः वेदाः उपनिषत् पुराणानि च लिखितानि, यानी कि इस भाषा में वेद उपनिषद पुराण लिखे गए हैं। संस्कृतम अमृतस्य भाषा एवं मान्यते, संस्कृत को अमृत का भाषा माना गया है। अस्याध्ययनम ज्ञानम बलम च वर्धयति, इसका अध्ययन ज्ञान और बल का वृद्धि होता है इसके अध्ययन से। संस्कृतम विज्ञानस्य अपि आधारम अस्ति, संस्कृत विज्ञान का भी आधार है। इस प्रकार से आप कुछ भी 7 वाक्य बनाइए और उसका ट्रांसलेट कर दीजिए संस्कृत में, हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है संस्कृत भाषा या महत्वम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको तो याद कम से कम कर ही लीजिएगा। आगे है कि अस्य संरक्षणम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति, इसका संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। संस्कृत भाषा विश्वे प्रतिष्ठां धारयति, संस्कृत भाषा विश्व में प्रतिष्ठा धारण किए हुआ है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा टॉपिक है अस्माकम विद्यालय, इस पर निबंध लिखना, तो हमने इस पर भी लिखा है। क्या है कि अस्माकम विद्यालय सुंदर अस्ति, मतलब कि हमारा विद्यालय सुंदर है, बस इसी को अनुवाद कर दिया है, हो गया एक लाइन। इसी प्रकार से 7 लाइन बनाना है। विद्यालय उद्यानम अस्ति, माने कि विद्यालय में उद्यान यानी कि बागीचा है। यत्र पुष्पाणि शोभन्ते, यहाँ पर पुष्प है जो कि शोभा बढ़ाते हैं। अत्र अनेकाः कक्षा सन्ति, हमारे विद्यालय यानी कि इस कक्षा में, अत्र यानी कि यहाँ अनेकों कक्षा हैं। विद्यालय सुशिक्षिता शिक्षिका अध्यापयन्ति, यानी कि विद्यालय में सुशिक्षित शिक्षकों के द्वारा अध्यापन होता है। अस्माकं विद्यालय पुस्तकालय अपि अस्ति, यानी कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी है। इस प्रकार से और है कि सर्वे छात्रा अनुशासनम पालयन्ति, यानी कि सभी छात्र अनुशासन का पालन करते हैं। अस्माकं विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। इसी प्रकार से हमारा टॉपिक अगला है कि दीपावली पर 7 वाक्य में श्लोक लिखना, 7 वाक्य लिखना संस्कृत में। इसी पे हमें कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स। तो है कि दीपावली अस्माकं प्रमुख पर्व अस्ति, यानी कि हिंदू समाज में दीपावली एक प्रमुख
पर्व है। अस्मिन् दिने राम अयोध्याः आगच्छत, इस दिन राम अयोध्या लौटे थे। जनाः दीपै गृहान् शोभयन्ति, लोग दीप से अपने घर को सजाए थे। बालकाः अति सवलकानि प्रज्वलयन्ति, यानी कि बालकाः जो पटाखे उड़ाते हैं उसके बारे में बात हो रहा है कि पटाखा छोड़ते हैं। अस्मिन् दिने सर्वे आनंदेन उत्सवं कुर्वन्ति, इस दिन सभी आनंद उत्सव करते हैं। अस्य पर्वस्य धार्मिकः सामाजिकः च महत्व अस्ति, यह पर्व धार्मिक और सामाजिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। दीपावली अंधकारे प्रकाशस्य जय इति शिक्षा ददाति, दीपावली अंधकार पर प्रकाश का विजय का शिक्षा देता है। इस प्रकार से दीपावली पर समाप्त हुआ। और अगला टॉपिक गणतंत्र दिवस, इस पे संबंधित भी यहाँ पर दिया हुआ है। गणतंत्र दिवस भारतस्य राष्ट्रीय पर्व अस्ति, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। अस्य उत्सवः प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य 26 दिने भवति, यानी कि इसका जो उत्सव है जनवरी मास के यानी कि 26 तारीख को, 26 जनवरी जिसको हम कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। अस्मिन् दिने भारतस्य संविधानम प्रवृत्तम, मतलब कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था हमारे देश पर। दिल्ली नगरयाम भव्य समारोह आयोज्यते, यानी कि इस दिन दिल्ली में भव्य समारोह आयोजित होता है दिल्ली नगर में। छात्राः विद्यालयेषु ध्वजारोहण कुर्वन्ति, छात्र जो होते हैं विद्यालय में ध्वजारोहण यानी कि झंडा फहराते हैं। उसी प्रकार से अगला, अस्माकं देशभक्ति अस्मिन् दिने वर्धते, इस दिन हमारे देश का देशभक्ति दिखता है, हम अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं इस दिन। गणतंत्र दिवस सर्वेभ्यः गौरवस्य दिनम अस्ति, गणतंत्र दिवस सभी के लिए गौरव का दिन है, यानी गर्व करने का दिन है। उसी प्रकार हमारा अंतिम जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हमने जो भी टॉपिक चुना है, जो भी 5 टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मम विद्यालय या संस्कृत भाषा या महत्वम, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस भी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल लगभग आ जाता है एक न एक इन तीनों में से, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। और यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में भी, 6 माही एग्जाम में भी इसमें से कोई ना कोई एक तो देखने को मिलेगा ही। मम विद्यालय गाँव एव अस्ति, मेरा विद्यालय गांव में ही है। एक मिनट, हाँ, मम विद्यालय पर लिखना है, सॉरी मम विद्यालय पर तो यहाँ पर आ चुका है ना, एक मिनट, अच्छा आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के लिए होता है, वो 5 नंबर का, तो 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि 8 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर देना है मात्र 4 का ही, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, जो भी जिसका भी उत्तर आपको मालूम हो, जिस भी प्रश्न का आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्षा वर्णन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करें, यानी कि वर्षा वर्णन चैप्टर में जो भी आप सीखे हैं उसके बारे में यहाँ बताना है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। तो आइए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर आंसर लिख करके लाया है, आप इसको ध्यान से देखिए। पाठ्य पुस्तक के अनुसार वर्षा वर्णन के बारे में श्री कृष्ण हम यहाँ बोल रहे हैं, श्री कृष्ण राम, एक मिनट, हाँ, पाठ्य पुस्तक के अनुसार वर्षा वर्णन के बारे में श्री राम माल्यवान पर्वत पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत होता है। वर्षा के आगमन से धूल मिट्टी शांत हो जाती है और हरियाली छा जाती है। वृक्ष लताएं और खेत हरे भरे हो उठते हैं। पक्षी और मोर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। वर्षा की बूंदें मोतियों के समान चमकती है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। नदियाँ तालाब जल से भर जाते हैं और प्रकृति का रूप मन को हर्षित कर देती है। वर्षा काल के समय वन और भी सुशोभित हो जाती है, क्योंकि उस समय यहाँ अलग ही मंगल ध्वनियाँ सुनाई देती है, जैसे मोर का आवाज़, हाथी का आवाज़, मेढक का आवाज़ तथा उनका नाचना आदि। मतलब कि वर्षा काल में वन के सौंदर्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है और वर्षा काल का सौंदर्य बताया जा रहा है। वर्षा काल में वन दोपहर के समय अत्यधिक सुंदर लगती है। वर्षा का सौंदर्य केवल देखने योग्य नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है। तो इस प्रकार से अगर हम आंसर अपना लिखें, हिंदी में ही लिखना होता है 5 नंबर का आंसर, ठीक है।
संस्कृत में आंसर आपको सिर्फ 2 मार्क्स वाला देना है, बाकी सबका आंसर संस्कृत में ही देना है, सॉरी हिंदी में ही देना है। संस्कृत में आपको 2 मार्क्स वाला और जो निबंध है उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको सब बात समझ में आ रहा होगा। आप इसको देखिए ध्यान से, 2 बार 3 बार सुनिए, और जब मैं इसका PDF भेजूँगा तो आप PDF के माध्यम से भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेष्ठ करी स्व स्थिति पार्ट्स में शिक्षा को अपने शब्दों में लिखें। यानी कि श्रेष्ठ करी स्व स्थिति पाठ से जो शिक्षा प्राप्त हुआ है उसको अपने शब्द में लिखना है कि हम क्या सीखें उस पाठ से। तो उत्तर है कि यह पाठ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। श्रेष्ठ करी स्व स्थिति पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ या लालच में पड़कर दूसरों की वस्तु को हड़पने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपनी स्थिति चाहे छोटी हो या बड़ी वही सबसे उत्तम है। ईर्ष्या और तुलना से मनुष्य का सुख नष्ट होता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए। वैसे कि इस पाठ में हम मुस्का के बारे में देखे हैं। हमने देखा है इस पाठ में कि मुस्का जिसको एक कन्या बना दिया जाता है, फिर सालंकायन मुनि सोचते हैं कि इस कन्या को हम सबसे शक्तिशाली पुरुष से विवाह करेंगे। सूर्य को बुलाते हैं, बादल को बुलाते हैं, वायु को बुलाते हैं, पर्वत को बुलाते हैं, लेकिन अंत में फिर शादी किससे होता है? मूषक से ही होता है, यानी कि उसके वास्तविक रूप से ही होता है। तो इसलिए हमारा जो भी रूप है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, लालच लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर लिखेंगे। आप अपने शब्द में लिख सकते हैं, माने कि इसको पढ़ लीजिए, आपको इसको पढ़ने से आइडिया लग जाएगा कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद अपने शब्द में आंसर लिखना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस विषय पर 10 वाक्य लिखें कि क्यों आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए। तो उत्तर है कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए कुछ मुख्य बिंदु के माध्यम से इसे समझते हैं। पर्यावरण में वायु, जल, मृदा, वन और जीव जंतु सब सम्मिलित है। यानी कि पर्यावरण में हम सब आते हैं। जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, वृक्ष हो, जीव जंतु या मानव हो, सब कोई इसमें आता है। जीवन के लिए स्वच्छ वायु और शुद्ध जल आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर जीवन अच्छी तरह से जीना है तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ आहार ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कब मिलेगा? जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो, संतुलित हो तब। तीसरा है कि प्रदूषण से मानव का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। यानी कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है जिसके कारण मानव का स्वास्थ्य बहुत नष्ट हो रहा है, वो हमेशा बीमार ही रह रहे हैं। वृक्षों की कटाई से वर्षा कम हो जाती है। वृक्ष की कटाई इतना ज़्यादा हुआ है कि वर्षा कम हो गया है। अभी ही देख लीजिए कि कहीं पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि पूरा को दहा दिया है, कहीं पर इतना ज़्यादा है कि सूखा दिया है। कारखानों का धुआं और प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अगला कि यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। सही बात है कि अगर पर्यावरण असंतुलित हुआ, असंतुलित तो है ही, लेकिन हद से ज़्यादा हुआ तो इस संसार का नष्ट निश्चित है। यदि वृक्षारोपण और जल संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसीलिए वर्षावनम पाठ में बताया गया है कि जब बारिश हो तब उस समय हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। हमें अत्यधिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम अभी देखते हैं कि थोड़ी भी दूर जाना हो, कोई भी, सबके पास अब बाइक हो गया है, बाइक निकाल देता है। आगे कि पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। तो इस तरह से हम अपना आंसर बना सकते हैं। 10 लाइन बोला था तो 10 लाइन हमने लिख दिया पर्यावरण पर, पर्यावरण संरक्षण पर। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि वर्षावनम पाठ के किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध लिखकर उसके अर्थ लिखे। यानी कि कह रहा है कि वर्षावनम पाठ में जो भी श्लोक थे उनमें से किसी एक श्लोक को लिख करके उसका अर्थ समझाना है। तो हमने ये वाला श्लोक लिख दिया है। रजः प्रशांत समयुज्य वायुर्निदाघ दोष प्रशरः प्रशांता स्थितता ही यात्रा वसुधाधिपानम प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इससे पहले भी हम देख चुके हैं जब श्लोक देख रहे थे तो वही वाला
हम इसको यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत व्याख्यान श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ भाग 2 के वर्षावनम पाठ से ली गई है। यह श्लोक वाल्मीकि विरचित रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का है। इसमें आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु में धूल कण शांत हो गई है, हवा में शीतलता आ गई है, गर्मी का फैलाव शांत हो गया है, राजाओं की युद्ध स्थगित हो गए हैं, शांत हो गई है और प्रवासी लोग अपने घर लौट रहे हैं। आगे की कवि वाल्मीकि ने वर्षा वर्णन के अंतराल में वर्षा का चित्रण, गर्मी का दुस्सह्य होना, मयूरों का आनंद विभोर होकर नाचना, इन सब का तन्मयता से वर्णन किया है। इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसका संक्षिप्त परिचय देना है। तो परिचय हम इस तरह से दे सकते हैं कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ भाष्य रचित स्वप्नवास वदत नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। भाष्य संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम और श्रेष्ठ नाट्यकार माने जाते हैं। इस अंश में राजगृह के परिसर का दृश्य प्रस्तुत है। इस पाठ में राजा उदयन के व्यथा और दशा के बारे में बताया गया है कि विवेक कैसी वासवदत्ता के प्रेम में विभोर हो गए थे। सॉरी, यहाँ पे विवेक नहीं उद्यन होना चाहिए, गलती से विवेक लिखा गया, ठीक है। अपने राज्य का ख्याल तक नहीं रख पाते थे, जिसके कारण पड़ोसी देश उन पर आक्रमण करते थे और उन्हें परास्त कर देते थे। इसकी चिंता उनके मंत्री योगेंद्र रान को हुई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम बस आंसर बता रहे हैं कि इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और उसने एक सोची समझी चाल चली। हमने बताया ही था कि क्या चाल चला था। वत्सराज का मंत्री योगेंद्र राय छद्म वेश में अपनी योजना के अनुसार रानी वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर पद्मापति के पास न्यायास स्वरूप रख देता है। तभी पाठशाला में आया हुआ ब्रह्मचारी प्रवेश करता है, जो सबकी जिज्ञासाओं यानी प्रश्नों का उत्तर समाधान करता है, जिससे कथन से यह भी ज्ञात होता है कि राजा उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के वियोग में अत्यधिक दुखी हैं। इस प्रकार यह दृश्य नाटक की कथा को आगे बढ़ाने वाला है, नाटकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा जो पाठ था उसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कि ये सब हुआ था हमारा इस पाठ में, ठीक है। आगे संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों को सुधारण लिखें। सॉरी, इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं, ओ छूट गया होगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। इसके प्रकारों के बारे में बताना है उदाहरण दे करके, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, गलती से छूट गया। अगला है कि पंचतंत्र का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें, कि पंचतंत्र के बारे में बताना है। तो पंचतंत्र भारत का प्राचीनतम और प्रसिद्ध नीतिपरक कथा संग्रह है, जिसे संस्कृत में विष्णु शर्मा ने रचित माना जाता है। पंचतंत्र में पंचतंत्र हैं, यानी कि 5 तंत्र हैं। यह संग्रह मुख्यतः जानवरों के पात्रों के माध्यम से जीवन को नीति, बुद्धिमत्ता और व्यवहार सिखाता है। पंचतंत्र की कहानियों में मित्रता, धर्म, न्याय, चतुराई, धैर्य और विवेक जैसे गुणों का महत्व बताया गया है। यानी कि हम जैसे कि देखे ही हैं दूसरे पाठ में, जिसका नाम श्रेष्ठ करी सोई स्थिति है, उसमें ज्ञान की बात बताया गया है। तो वही है कि पंचतंत्र में इन सभी गुणों पर ध्यान दिया गया है कि मित्रता, धर्म, न्याय, चतुराई, धैर्य और विवेक पर काम किया गया है, कि उसके बारे में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति इन सभी पर अपना काबू कर सकता है, इससे संबंधित मार्ग पर चल सकता है। यह संग्रह केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी जीवन में सही निर्णय लेने और समाज में समझदारी से व्यवहार करने का मार्गदर्शन देता है। पंचतंत्र ने भारतीय साहित्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है और इसकी कथाएं आज भी नीतिपरक और शिक्षाप्रद मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, हमने आपको आंसर दे दिया है। उसके बाद अंत में देता है एक गद्यांश, ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित पाठ्यांश गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। सभी प्रश्न के लिए समान अंक निर्धारित है, सभी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक, यानी कि 5 क्वेश्चन। इसको पढ़िए, बस इतना सा है, बस इसको पढ़िए और 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान है। क्या है, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, मतलब कि एक वन में एक सिंह रहता था, शेर रहता था। एकदा सः वृक्षस्य नीचै सुप्त आसीत्, एक बार वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। एकः मूषकः
आगत्य तस्य शरीरे इस्ततः अनित्यत, यानी कि एक बार क्या हुआ कि एक मूस उसके शरीर पर आकर के इस्ततः माने इधर उधर भटकने लगा, मैं दौड़ने लगा, कूदने लगा। तेन सिंह प्रबुद्धः अभवत, तब सिंह जो शेर है उसका नींद खुला। सह मुसिकायः अनुध्यत सह मुस्कः अकर्दत अवदत च भो वनराज। जैसे ही नींद खुला तो वो देखा कि अरे हमारे शरीर पर मूषक चढ़ गया है, उसको पकड़ लिया अपने पंजों से। तो मूषक बोल रहा है, वह मूषक कि भो वनराज, हे वनराज, मई दाम करूँ, मतलब कि मेरे ऊपर दया करो। समेव अहमपि तव सहायताम करिष्यामि, समय आने पर मैं तुम्हारा सहायता करूँगा। एतत् आकर्ण्य सिंह असहसत, इतना सुनने के बाद सिंह जो है उस पर हंसने लगा, सिंह हंसने लगा। परम किंचित विचार्य च दया तम अमुच्यत, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद उस मूषक को छोड़ दिया कि चलो ठीक है, इसको खाकर भी क्या करेंगे, हमारा पेट इससे भरने वाला है, इस कारण उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे संबंधित 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक नंबर लीजिए, बहुत आसान है, पढ़ के देना है। क्या क्वेश्चन है पहला कि वने कह वस्ती स्म, मैंने वन में कौन रहता था, तो सिंह रहता था। कह पूछ रहा है तो कह के जगह पर सिंह लिख देंगे, आंसर हमारा बन गया, वने सिंह वस्ती स्म। अगला क्वेश्चन है कि सिंह कस्य नीचे सुप्त आसित, मतलब कि सिंह किसके नीचे सोया था, तो सिंह वृक्ष से नीचे सुप्त आसित, सिंह जो है वृक्ष के नीचे सोया था। अगला क्वेश्चन कि कह आगत्य सिंहस्य शरीरे अनृत्यत, यानी कि कौन जो है उसके शरीर पर आकर के इधर उधर अनित्यत, मतलब कि नाचने लगा, घूमने लगा। तो मूषक आगत्य सिंहस्य शरीरे अनित्यत, इस तरह से अपना आंसर लिखिएगा। अहसत पदे कह लकारः अस्ति, मतलब कि इस अहसत में कौन सा लकार है, तो अहसत माने कि हंसा था, तो भूतकाल वाला लकार है, तो सॉरी यहाँ पर लंग होना चाहिए, लट लिखाया है, लंग होगा, क्या होगा, लंग लकार। आगे देखिए कि वनराज क आसित, वनराज कौन है, वनराज कह कर किसको बुलाया मुझसे, तो वनराज कह करके सिंह को बोला था, तो लिखेंगे कि वनराज सिंह आसित, वनराज सिंह था। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है समाप्त होता है। आइए अब कुछ बात है जो मुझे आपसे कहना है। इस प्रकार से मैंने बहुत मेहनत करके प्रश्नों को छाँट करके लगभग 5 से 7 घंटा मेहनत करके इस प्रश्न को बनाया था, और हमने आपको बोला था कि ये वीडियो लगभग 2-2.5 घंटा का होगा, देखते हैं कितना देर का हुआ। लगभग 2 घंटा तो पूरी गया, सॉरी 2 घंटा नहीं, लगभग 1.5 घंटा पूरा गया होगा। तो मुझे आपसे इतना कहना है कि आप इस क्लास को अच्छे से समझिए, देखिए, प्रश्नों को बनाने का कोशिश कीजिए, और आप ये ज़रूर बताइए कि आपने कितना अंक स्कोर किया था, है ना। ऑब्जेक्टिव में 100 जो ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था उसमें कितना अंक स्कोर किया था, उसको लिखिए, ठीक है। और वीडियो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए यानी कि जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर बुलाइए। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप भी मेहनत कीजिए। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे काम करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आशा है कि 24 सितंबर को यह क्लास, यह पेपर कारगर साबित होगा। मुझे यह पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि यह कारगर होगा। इसमें से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। और अगर किसी के स्कूल में पेपर नहीं होता है, संस्कृत का पेपर नहीं पहुंचता है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, और बताना। एक एप्लीकेशन लिख करके बिहार बोर्ड को हम भेजेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम एप्लीकेशन लिख करके भेजेंगे, आवेदन भेजेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है संस्कृत के छात्रों के साथ। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि सब विषय के लिए आ रहा है, उर्दू के लिए आ रहा है, तो संस्कृत के लिए क्यों नहीं आएगा पेपर। अगर ऐसा कुछ होता है, पेपर नहीं आता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक आवेदन हम लोग लिख करके भेजेंगे बिहार बोर्ड के पास। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।